नमस्कार दोस्तों, सनराइज हिस्ट्री क्लासेज में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों बैराट सभ्यता के बारे में। राजस्थान की बहुत सारी महत्वपूर्ण सभ्यताएं हैं जो हर प्रतियोगी परीक्षाओं में किसी न किसी सभ्यता से प्रश्न हर बार पूछ लिया जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे महत्वपूर्ण जो सभ्यता है बैराट की सभ्यता। बैराट बैराट दोस्तों, इसे प्राचीन काल में विराट नगर के नाम से भी जाना जाता था। प्राचीन काल में इसे जाना जाता था विराट नगर। प्राचीन काल में इसे विराट नगर के नाम से भी जाना जाता था। वो महाभारत काल में या महाभारत कालीन या जनपद काल में इसे मत्स्य नगर की राजधानी भी, ये मत्स्य नगर की राजधानी था। बैराट है वो विराट नगर के नाम से जाना जाता था प्राचीन महाजनपद काल में, और ये मत्स्य जनपद की राजधानी थी। मत्स्य जनपद, महाजनपद, ये मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी। तो दोस्तों देख लेते हैं कि बैराट की सभ्यता ये कहां है। अगर जिले की बात करें ना, तो ये इसका जिला है, जिला जयपुर। जयपुर में शाहपुरा उपखंड में। बैराट जयपुर जिले में स्थित है, और जयपुर जिले का जो शाहपुरा उपखंड है वहां बैराट की जो पहाड़ी है स्थित है। अगर नदी की बात करें दोस्तों, नदी है बाणगंगा। बाणगंगा नदी, ये बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज की बात करें, खोज, तो इसकी खोज दोस्तों 1937 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम शाहनी ने की थी। 1937 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम शाहनी, इसकी खोज 1937 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम शाहनी ने की थी। दोस्तों राय बहादुर शाहनी ने एक महत्वपूर्ण खोज की थी सबसे पहले, कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित एक महत्वपूर्ण स्थल था हड़प्पा सभ्यता। तो सबसे पहले उन्होंने हड़प्पा की खोज की थी। हड़प्पा की खोज हड़प्पा की खोज भी राय बहादुर दयाराम शाहनी ने की थी 1921 ईस्वी में। तो इसकी बैराट की खोज किसने की थी? बैराट की खोज 1937 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम शाहनी ने की थी, और इसी राय बहादुर दयाराम शाहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। अगर इसके उत्खनन की बात करें, इसका उत्खनन दो व्यक्तियों के द्वारा किया गया था। एक व्यक्ति था नीलरतन बनर्जी, नीलरतन बनर्जी, और दूसरा था कैलाशनाथ दीक्षित।
इन दो व्यक्तियों ने इसका उत्खनन करवाया था। तो बैराट है, इसे प्राचीन काल में दोस्तों विराट नगर के नाम से जाना जाता था और ये मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी। जिला जयपुर शाहपुरा उपखंड में स्थित है। नदी बाणगंगा है और इसकी खोज है 1937 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम शाहनी ने की थी। तो राय बहादुर दयाराम शाहनी ने हड़प्पा सभ्यता की भी 1921 ईस्वी में खोज की। इसका उत्खनन है वो 1962 और 63 ईस्वी में। 1962-63 ईस्वी में इसका उत्खनन नील रतन बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित ने इसका उत्खनन करवाया था। तो यहां से हमें दोस्तों बैराट है, बैराट से हमें महत्वपूर्ण जो अवशेष मिले हैं उनके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों एक बात और बता देता हूं, ये 1937 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने जो इस बैराट सभ्यता की खोज की, इसी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। तो दयाराम साहनी ने एक बुक भी लिख डाली है बैराट सभ्यता पर। बैराट सभ्यता पे दयाराम साहनी की एक महत्वपूर्ण बुक है एक्सकवेशन ऑफ बैराट। ये इसकी बुक है दोस्तों। तो कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि राय बहादुर दयाराम साहनी की जो बैराट सभ्यता से संबंधित पुस्तक है एक्सप्लेनेशन ऑफ ए बैराट, ये इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है दोस्तों, जो स्पेशल बैराट सभ्यता पर लिखी गई है। तो बैराट सभ्यता है, यहां से बैराट सभ्यता से हमें 3 प्रकार की जो पहाड़ियां मिली है। यहां कौन कौन सी पहाड़ियां मिली है? यहां हमें 3 प्रकार की पहाड़ियां मिली हैं। एक तो है बिज्जक पहाड़ी, बिज्जक पहाड़ी, दूसरी है भीम डोंगरी, तीसरी है गणेश डोंगरी। इसे महादेव डोंगरी भी कहा जाता है, महादेव डोंगरी या महादेव पहाड़ी। तो बैराट से हमें 3 पहाड़ियां मिली हैं, बिज्जक डोंगरी, भीम डोंगरी और गणेश डोंगरी, जिसे महादेव डोंगरी भी कहा जाता है। इसकी खोज, बिज्जक डोंगरी की खोज 1937 ईस्वी में कैप्टन बर्ट ने की थी। इसकी खोज 1937 ईस्वी में किसने की दोस्तों? कैप्टन बर्ट ने। तो दोस्तों ये मान लो कि अपना इधर ऐसे ऐसे करके अपना एक ये जयपुर जिला है और ये इधर आ जाता है दौसा और ये आ जाता है भरतपुर। ये अपना जयपुर है, जयपुर जिला है। ये आ गया दौसा और ये आ गया भरतपुर। तो जयपुर के अंदर एक पहाड़ी है दोस्तों, ये मैं बता देता हूं कि ये जयपुर है और यहां एक पहाड़ी है। ये जयपुर है और यहां एक पहाड़ी है, इसे बोला जाता है बैराट की पहाड़ी। इसे बैराट की पहाड़ी बोला जाता है। और जब दोस्तों बरसात होती है, ऐसे पानी नीचे गिर के आता है
तो यहां से जो पानी निकलता है, निकल के वो ऐसे होता हुआ दौसा, दौसा से निकलता हुआ भरतपुर, ये पानी ऐसे निकल के ऐसे चला जाता है भरतपुर। ये भरतपुर होता हुआ यहां एक नदी है जो महत्वपूर्ण नदी है और सबसे बड़ी नदी है, इस नदी में मिल जाता है दोस्तों। तो इस नदी का नाम है दोस्तों यमुना नदी। यह किसमें मिल जाता है? जयपुर में स्थित है और बरसात का जब पानी आता है वो यहां जयपुर में एक है अपना बांध, रामगढ़ बांध। इस बांध से होता हुआ ये कहां चला जाता है पानी? यमुना नदी में चला जाता है। और ये जिस स्थान पर मिलता है ना, इस स्थान, यह स्थान है फतेहाबाद। फतेहाबाद ये दोस्तों अपने एक हरियाणा में भी फतेहाबाद है, वो न होकर के ये कौन सा है? उत्तर प्रदेश का। ये उत्तर प्रदेश में फतेहाबाद नाम का एक स्थान है और वहां जाकर ये यमुना नदी में मिल जाता है। तो ये जयपुर से निकलकर दौसा और भरतपुर में बहती हुई नदी है, वो कहां चली जाती है? यमुना नदी में। इसी नदी को दोस्तों, ये जो नदी है इसी को बोला जाता है बाण गंगा। ये बाणगंगा नदी है दोस्तों। इसका नाम बाणगंगा क्यों पड़ा? इसका नाम बाणगंगा इसलिए पड़ा कि महाभारत काल में पांडवों को अज्ञातवास दिया गया था और पांडवों ने अपना अज्ञातवास है वो अपने इसी राजस्थान के विराट नगर क्षेत्र में बिताया था। इन्हें 12 वर्ष का जो वनवास दिया गया था, अज्ञातवास दिया गया था, वो अज्ञातवास इन्होंने बैराठ नामक क्षेत्र था, उसी क्षेत्र में उन्होंने यहाँ बिताया था। और ऐसा माना जाता है कि एक बार पांडवों को बहुत ज्यादा प्यास लग गई थी, आसपास में कोई पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई थी, तभी अर्जुन ने अपने बाण से इस नदी का निर्माण किया था, इसीलिए इसे बाणगंगा भी कहते हैं दोस्तों। इसे अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। इसका अन्य नाम है अर्जुन की, इसे अर्जुन की गंगा भी कहते हैं, बाणगंगा भी कहते हैं, अर्जुन की गंगा भी कहते हैं, इसे ताला नदी भी कहते हैं, ताला नदी। इसे बाणगंगा, क्योंकि इसका निर्माण बाण से हुआ इसलिए बाणगंगा भी कहते हैं। अर्जुन की गंगा, क्योंकि अर्जुन ने बाण मारा था इसलिए अर्जुन की गंगा भी कहते हैं, ताला नदी भी कहते हैं और रुंडित नदी भी कहते हैं, रुंडित नदी। ये इसके अन्य नाम है दोस्तों, बाण गंगा, अर्जुन की गंगा, ताला नदी और रुंडित नदी। दोस्तों ये प्रश्न परीक्षा में बार बार रिपीट होता रहा है कि रुंडित नदी कहाँ है या किसे कहते हैं, तो ये बाण गंगा नदी है, इसी का भी दूसरा नाम है रुंडित नदी और ये जयपुर में है, बैराठ की पहाड़ियों से निकलती है। अब दोस्तों हम देखेंगे कि ये जो बाणगंगा नाम तो हमने देख लिया कि क्यों पड़ा था, कि महाभारत काल में पांडवों को अज्ञातवास दिया गया था, तो इसी अज्ञातवास के समय मतलब पांडवों को प्यास लगी, प्यास लगने के कारण अर्जुन ने तीर मारकर यानी अपना तीर चलाया और जिसे जल की धारा निकल पड़ी उसे हम बाणगंगा कहते हैं। अब ये देखेंगे दोस्तों बैराठ की पहाड़ी, यहां तो हमने पढ़ लिया था कि यहां हमें 3 पहाड़ियां मिली है। एक तो ये बैराठ है, यहां से हमें 3 पहाड़ियां मिली, एक बिज्जक डूंगरी, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, एक तो हमें बिज्जक डूंगरी मिली है,
बिज्जक पहाड़ी बैराट से, दूसरी हमें मिली है भीम भीम डूंगरी, और तीसरी मिली है हमें गणेश गणेश डूंगरी, गणेश डूंगरी जिसे महादेव पहाड़ी भी कहा जाता है, महादेव पहाड़ी भी कहा जाता है। इस बिज्जक पहाड़ी की खोज दोस्तों 1937 ईस्वी में कैप्टन बरेट ने की थी। तो अब देखेंगे दोस्तों कि हमने पढ़ लिया ये बैराट की पहाड़ी है, यहीं से बाणगंगा नदी का निर्माण हुआ और ये जयपुर दौसा और भरतपुर से होती हुई यमुना नदी में मिल जाती है फतेहवाल नामक स्थान पर। और इस नदी के अन्य नाम बाणगंगा, अर्जुन की गंगा, ताला नदी और रुंडित नदी के नाम से इसे जाना जाता है। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे कि बैराट की सभ्यता है, इससे हमें कौन कौन से अवशेष मिले हैं। बैराट सभ्यता के अवशेष। तो बैराट सभ्यता के अवशेष हमें कहां कहां से मिले हैं, या बैराट सभ्यता की विशेषताएं क्या है, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि बैराट सभ्यता की विशेषताएं। बैराट सभ्यता की विशेषताएं। तो बैराट सभ्यता से हमें किन किन काल के अवशेष मिले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नंबर 1 पे प्रागैतिहासिक काल के अवशेष हमें बैराट से मिले हैं। इसे प्राक इतिहास भी बोला जाता है दोस्तों। तो प्रागैतिहासिक काल के अवशेष हमें बैराट सभ्यता से मिले हैं। इसके बाद में हमें मौर्य काल के अवशेष मिले हैं। प्राक इतिहास के अवशेष मौर्य काल के। इसके बाद में हमें मौर्योत्तर कालीन अवशेष मिले हैं। इसके बाद में हमें गुप्तकालीन भी अवशेष मिले हैं। गुप्तोत्तर कालीन, इस काल के भी गुप्त काल और गुप्तोत्तर कालीन, गुप्तों के बाद के काल का अवशेष मिला है। और मध्यकालीन अवशेष, ये हमें मध्यकालीन अवशेष है, ये केवल अकबर के समय के अवशेष मिले हैं। यहां से मध्यकाल में सिर्फ अकबर के समय के। मुगल शासक थे अकबर, इसके समय के भी हमें यहां से मध्यकाल में मुगल शासक अकबर के समय के हमें अवशेष मिले। तो दोस्तों बैराट की सभ्यता से हमें प्राक इतिहास, मौर्य काल के, मौर्योत्तर कालीन, गुप्तकालीन, गुप्तोत्तर कालीन, मध्यकालीन अवशेष में मुगल शासक अकबर के समय के हमें अवशेष मिले हैं। अगर हम देखें प्राक इतिहास, इसे हम पाषाण
पाषाण काल भी कहा जाता है दोस्तों, पाषाण काल। पाषाण काल को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। प्राक इतिहास काल के अवशेष मिले हैं, इन्हें पाषाण काल भी कहा जाता है। पाषाण काल में इसे हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। एक तो है पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। दूसरा आ गया मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। और तीसरा आ गया नव पाषाण काल। नव पाषाण काल। तो पाषाण काल को हमने दोस्तों 3 भागों में विभाजित किया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो बैराट की सभ्यता से हमें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, इसमें भी हमें पूरा पाषाण काल को हमने 3 भागों में विभाजित कर दिया है। उच्च पूरा पाषाण सबसे पहले आ गया, निम्न पूरा पाषाण, निम्न पूरा पाषाण काल। दूसरा आ गया मध्य पूरा पाषाण काल। तीसरा आ गया उच्च पूरा पाषाण काल। तो दोस्तों पूरा पाषाण काल है, इसको हमने फिर से 3 भागों में विभाजित किया है, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। यहां तक तो दोस्तों मानव जंगलों में, ये पूरा पाषाण काल है, यहां तक तो मानव है ना नदियों के किनारे उन्होंने अपनी सभ्यताएं विकसित की थी, आदि मानव की तरह घूमता रहता था, उन्होंने अपना कोई स्थायी निवास भी नहीं किया था। नदियों के किनारे ये सबसे पहले बसे थे, क्योंकि नदियों के किनारे उन्हें अपनी जो मूलभूत आवश्यकताएं थी वो सारी की सारी नदियों के किनारे ही उपलब्ध हो जाती थी। मध्य पाषाण काल में मानव ने थोड़ा थोड़ा पशुओं को पालना सीख लिया था। ये नदियों के किनारे तो रहते ही थे और उन्होंने पशुओं को पालना सीख लिया। पशुपालन का काम धीरे धीरे करके उन्होंने अब ये सीख लिया और कुछ थोड़ा स्थायी निवास भी करने लग गए थे। और नव पाषाण काल में दोस्तों ये मानव था ना, उन्होंने पूरी तरह से कृषि करना भी सीख लिया था। नव पाषाण काल में अपने देखते हैं ना, अफगानिस्तान में उधर मेरगढ़ में सबसे पहले हमें कृषि के प्रमाण मिले हैं। तो मध्य पाषाण काल, अपने राजस्थान में मध्य पाषाण काल से भी एक अवशेष मिला है, भीलवाड़ा जिला है, जहां से हमें पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। निम्न पूरा पाषाण काल को हमने 3 भागों में बांटा था, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। तो दोस्तों हमें बैराट की सभ्यता से जो अवशेष मिले हैं ना, वो हमें और किसी काल के अवशेष नहीं मिले हैं, हमें सिर्फ उच्च पूरा पाषाण काल यानी उच्च पूरा पाषाण काल के अवशेष है वो बैराट से हमें मिले हैं। दोस्तों हमने पाषाण काल को देखा कि प्राक इतिहास काल या पाषाण काल के अवशेष हैं, वो हमें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल ये सबको छोड़ दिया। फिर पूरा पाषाण काल को हमने जो देखा है ना, इसमें किस काल के हमें मिले हैं, तो मध्य पाषाण काल आ गया और नव पाषाण काल आ गया, लेकिन पूरा पाषाण काल में हमें उच्च पूरा पाषाण काल के अवशेष है वो बैराट से मिले हैं। उच्च पूरा पाषाण काल में हम देखते हैं दोस्तों किन किन स्थानों से हमें ये अवशेष मिले हैं। ये बैराट है दोस्तों, इसे प्राचीन काल की चित्रकला भी कहा जाता है। बैराट को, ये बैराट है, इसे प्राचीन काल की चित्रशाला, ये महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये बैराट है, इसे प्राचीन काल की चित्रशाला भी कहा जाता है। तो दोस्तों अपने राजस्थान में
राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में बैराट सभ्यता से संबंधित उच्च पूरा पाषाण काल के, उच्च पूरा पाषाण काल था, इससे संबंधित जो अवशेष मिले हैं वो हमें कौन कौन से स्थान से मिले हैं। तो अगर हम देखें सबसे पहले जयपुर, जयपुर से अगर हम बात करें तो बैराट आ गया, जयपुर से हमें बैराट, उच्च पूरा पाषाण काल के अवशेष जो हमें मिले हैं जयपुर से बैराट, जिसके बारे में हम दोस्तों पढ़ रहे हैं कि बैराट की सभ्यता। तो बैराट की सभ्यता से हमें उच्च पूरा पाषाण काल के अवशेष मिले हैं। दूसरा अगर हम देखें, इसके बाद में देखें जयपुर के बाद में कोटा देखें, कोटा से हमें आलनिया, कोटा से हमें आलनिया, तो कोटा जिले में आलनिया नाम का एक जो क्षेत्र है वहां से, आलनिया से भी हमें उच्च पूरा पाषाण काल के अवशेष मिले हैं। तीसरा हो गया बूंदी, बूंदी से दोस्तों गरदड़ा, गरदड़ा नाम का जो एक स्थान है, गरदड़ा से, गरदड़ा से हमें उच्च पूरा पाषाण काल के अवशेष मिले हैं। लेकिन बैराट को प्राचीन काल की चित्रशाला भी कहा जाता है। और यहां से दोस्तों बर्ड रॉक पेंटिंग के अवशेष मिले हैं, यानी सर्वाधिक बर्ड रॉक पेंटिंग, बर्ड रॉक पेंटिंग के सर्वाधिक अवशेष हमें कहां से मिले हैं? बर्ड रॉक पेंटिंग के अवशेष सबसे सर्वाधिक, सबसे ज्यादा बर्ड रॉक पेंटिंग के अवशेष हमें मिले हैं बैराट से। बैराट को प्राचीन चित्रशाला के नाम से भी जाना जाता है। और बैराट में राजस्थान में उच्च पूरा पाषाण काल से संबंधित जो महत्वपूर्ण स्थान है वो है जयपुर में बैराट, कोटा में आलनिया और बूंदी में गरदड़ा। एक और है दोस्तों भरतपुर, भरतपुर से हमें दर नाम का जो क्षेत्र है यहां से भी हमें उच्च पूरा पाषाण काल के अवशेष मिले हैं। तो राजस्थान में कौन कौन से महत्वपूर्ण स्थान हैं जहां से उच्च पूरा पाषाण काल के अवशेष मिले हैं? तो जयपुर में बैराट हो गया जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, कोटा से दोस्तों आलनिया हो गया, बूंदी से दोस्तों गरदड़ा हो गया, भरतपुर से दर हो गया। बैराट को प्राचीन चित्रशाला के नाम से भी जाना जाता है। और सर्वाधिक रॉक पेंटिंग है वो कहां से मिली है दोस्तों? बैराट से मिली है। लेकिन एक और है इसकी महत्वपूर्ण दोस्तों विशेषता, गरदड़ा, गरदड़ा है ना, गरदड़ा से बर्ड राइडर, बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग, बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग, ये दोस्तों गरदड़ा से मिली है। बर्ड राइडर का मतलब है दोस्तों पक्षी पर सवार चित्र, यानी यहां गुफाओं में ऐसे चित्र बनाए गए हैं जैसे पक्षी पर कोई सवारी कर रहा है। तो बर्ड राइडिंग पेंटिंग, बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग। यहां दोस्तों थोड़ा सा ध्यान रखना कि सर्वाधिक बर्ड रॉक पेंटिंग, यहां सर्वाधिक बर्ड रॉक पेंटिंग के अवशेष हमें कहां मिले हैं? बैराट से मिले हैं। सर्वाधिक बर्ड रॉक पेंटिंग यानी ऐसी चट्टानें हैं जहां पर पक्षियों का चित्र दर्शाया गया है, पक्षियों के चित्र बनाए गए हैं। सिर्फ बर्ड रॉक पेंटिंग यानी पक्षियों के चित्र बनाए गए हैं। तो सर्वाधिक पक्षियों के चित्र है वो कौन सी पहाड़ी में है? बैराट की सभ्यता में। और दूसरा ये जो बूंदी है अपना, बूंदी से एक महत्वपूर्ण स्थान है गरदड़ा, और गरदड़ा से हमें बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग। दूसरा ये है, इसमें यंत्र ये है कि यहां राइडर शब्द नहीं लिखा है, तो बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग यानी पक्षी पर सवार चित्र है वो हमें गरदड़ा से मिले हैं। दोनों प्रश्न महत्वपूर्ण है दोस्तों कि सर्वाधिक बर्ड
रॉक पेंटिंग तो हमें बैराट से मिली है, जबकि बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग है वो हमें गरदड़ा से मिली है। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण जो प्रश्न है ये भी पूछ लिया जाता है कि राजस्थान में कुछ पुरापाषाण काल से संबंधित महत्वपूर्ण स्थान कौन कौन से हैं, कि जयपुर से बैराट है, कोटा से अलनिया है, बूंदी से गरदड़ा है और भरतपुर से दर है। और बूंदी से हमें जो गरदड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग के चित्र मिले हैं। सर्वाधिक चित्र हमें बर्ड रॉक पेंटिंग के मिले हैं बैराट से। ये आज दोस्तों हमने बैराट सभ्यता के बारे में जो पढ़ा, हमने प्राक इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण स्थल थे जो राजस्थान से संबंधित थे, उनके बारे में हमने अध्ययन किया है। कल हम पढ़ेंगे दोस्तों बैराट सभ्यता से संबंधित मौर्यकालीन अवशेष। धन्यवाद दोस्तों।